नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड में 17 दिसंबर को जो आरओ एआरओ का पेपर होने जा रहा है उससे संबंधित एक मॉडल पेपर सेम उसी की तर्ज पर इसे बनाया गया है और हिंदी को शामिल नहीं करके हमने इसमें जीएस का जो पार्ट है और मैथ्स और रीजनिंग का कुछ बहुत पार्ट इसमें कवर किया है। इस सीरीज में हम फटाफट से 100 क्वेश्चन लाए हैं और सॉल्व करने हैं। यहाँ पर आंसर नहीं है, थोड़ा सा स्पीड स्लो रहेगी हमारी। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी पेपर की। उत्तराखंड से क्वेश्चन है सबसे पहला, संगोली की संधि। संगोली की संधि के समय नेपाल के शासक पूछे हैं, यानी नेपाल के साथ 4 मार्च 1816 को अंतिम रूप से संगोली की संधि हो रखी थी। उस समय की बात है जब, वैसे तो संगोली की संधि 2 बार हुई है, लेकिन अंतिम रूप से नेपाल सरकार के साथ 4 मार्च 1816 को हुई है। तो इस समय पूछा है, तो रण बहादुर शाह तो बहुत पहले थे, इसका आंसर होगा भीमसेन थापा। पहला क्वेश्चन था उत्तराखंड से संबंधित। दूसरा है, कवि कुमुदानंद किस टिहरी नरेश के दरबार को सुशोभित करते थे? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कुमुदानंद टिहरी राज्य से प्रश्न है। कवि कुमुदानंद किस टिहरी राज्य के दरबार को सुशोभित करते हैं? थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे ऐसे। तो इसका आंसर है प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह और सुदर्शन। सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे कवि कुमुदानंद और उन्होंने काफी कुछ जानकारियां दी हैं सुदर्शन शाह, उनके प्रशासन के बारे में। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उत्तराखंड से। राय बहादुर लक्ष्मू कठैत। लक्ष्मू कठैत वैसे राय बहादुर की उपाधि लेने वाला गढ़वाल का पहला व्यक्ति माना जाता है। तो उनके द्वारा बासर ढांढक जनता का विद्रोह राजतंत्र के खिलाफ का नेतृत्व किसके समय किया गया था? तो मतलब लक्ष्मू कठैत द्वारा बासर ढांढक का नेतृत्व कब किया गया था? तो इसका आंसर भी प्रताप शाह ही होना चाहिए। इसका आंसर प्रताप शाह के समय की बात है, ये सब जब ये हो रहा था। तो इसका आंसर भी थर्ड का सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा कथन गलत है बताना आपने। ये उत्तराखंड का ही क्वेश्चन है फिर से। कौन सा कथन गलत है, ये सब बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है आपको कि कौन सा कथन गलत में। पंचशाला बंदोबस्त 1828 में शुरू हुआ था। ये ट्रेल के द्वारा शुरू किया गया था 1828 से लेकर 1833 से। सही है, बिल्कुल गलत बताना हमने। अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था 1815 में लागू हुई थी, ये भी सही है। कुली बेगार एजेंसी की समाप्ति 1921, समाप्ति पूछा है वैसे। कुली बेगार एजेंसी 1908 में बनी थी और फिर असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के दौरान इसकी समाप्ति हुई है। तो इसका आंसर ये होगा, ये इसका आंसर है, ये गलत है। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर एक्टन थे, ये भी सही है। तो ये और तो सब सही थे, कौन गलत है? तो इसका आंसर है सी, कुली बेगार एजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, कुमाऊं कमिश्नरी से फिर से क्वेश्चन है। कुमाऊं कमिश्नरी का स्थानापन्न कमिश्नर कौन था पूछा है। मोसले, लुसिंगटन, बैटन, के.एल. मेहता। के.एल. मेहता तो अंतिम हुए भारतीय और अंतिम पहले भी। लुसिंगटन 1839 से लेकर 47 तक का टाइम पीरियड है लुसिंगटन का। पहला स्थानापन्न मतलब जिसको कुछ समय के लिए यहाँ पर लाया गया, तो इसका आंसर होगा मोसले। मोसले है पहला स्थानापन्न कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं। 1928 में देहरादून में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था? देहरादून से 1928 की बात आ रही है, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। गणदेश, मनहर, अभय। अभय काफी हाईलाइट था। फिर 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, डांडी मार्च, उसमें भी अहम भूमिका रही है इसकी। तो इसका आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा कथन गलत है पूछा है फिर से। तो गलत कथन बहुत ध्यान से रखना है। कुमाऊं यूनियन की स्थापना 1902, गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901, ये तो ठीक है गढ़वाल यूनियन। गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1985, गढ़वाल भातृत्व मंडल की स्थापना 1960। वैसे तो उत्तराखंड में पता ही है डेट्स में कितना कंफ्यूजन है। उत्तराखंड के इतिहास में हर बुक में
बहुत सारा फैक्ट अलग अलग रहता है, तो बड़ा कन्फ्यूजन है इसको पढ़ना। जैसे कहीं पर आपको गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1927 भी मिलेगा मिलने को, और यहाँ पर गढ़वाल भातृत्व मंडल की स्थापना 1908 भी मिलेगा। लेकिन सबसे अधिक बार जो चीज लिखी गई है हम मानते हैं कि, और सबसे ज्यादा विश्वास उस पर किया जा सकता है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ए। कौन सा गलत है बताना है। कुमाऊं यूनियन की स्थापना 1902 नहीं बल्कि 1914 के आसपास हुई थी, तो इसका आंसर होगा ये। और ये सब ठीक लग रहे हैं, ये सब ठीक है, चलेगा। क्योंकि अगर ये नहीं होता ऑप्शन में तो फिर हम गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की ओर जाते हैं जिन लोगों ने 1987 लिखा है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर है ए, कुमाऊं यूनियन की स्थापना 1902। गलत है, गलत बताना था हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड पर कमांड बनानी पड़ेगी इस बार। इस पेपर में उत्तराखंड से लगभग हमने 35 से 36 क्वेश्चन डाले हुए हैं, और कोशिश कर रखी है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर हो उत्तराखंड से। क्वेश्चन उत्तराखंड का गलत न जाए कम से कम। तो उत्तराखंड की स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन पूछा है। स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन कब किया गया पूछा है पहली बार। तो इसका आंसर 3 फरवरी 2001, 11 फरवरी 2001, 9 फरवरी 2003। यहां पर तो दीक्षित आयोग को अध्यक्ष बनाया गया था 2003 में। तो इसका आंसर ये होगा बी, सही आंसर होगा। जो स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन की बात पूछ रहा हूं, पहली बार गठन 2001 में हुआ है। और फिर वीरेंद्र दीक्षित नाम उसके अध्यक्ष थे, तो दीक्षित को 9 फरवरी 2003 को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। तो प्रश्न अलग अलग टाइप्स हैं, यहाँ पर केवल गठन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जा रहे हैं, फिर से उत्तराखंड का है। 1938 में श्रीनगर में नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित की उपस्थिति में विशेष अधिवेशन किस तिथि को आयोजित किया गया था। ये कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन माना जाता है। तो तिथि पूछिए यहाँ पर थोड़ा सा। 1938 तो दिया ही है ऑप्शन में, इसमें श्रीदेव सुमन लोग भी उपस्थित थे, ताकि वो टिहरी में राजतंत्र की समाप्ति के प्रयास में लगे हुए थे। तो इसका आंसर होगा ए, डी, 5 से 6 मई 1938 सही आंसर डेट के हिसाब से पूछा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फिर थोड़ा सा डिटेल होगा। इनमें से कौन सही नहीं है, मतलब आपको गलत बताना है, गलत कथन बताना है, बहुत ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना सितंबर 2019 सही है। गौरा देवी कन्याधन जुलाई 2017 ये भी चल जाएगा, क्योंकि गौरा देवी और नंदा देवी योजना पहले 2009 में चलती थी, बाद में इनमें चेंजेज आए, तो जुलाई 2017 में इनको मर्ज कर दिया गया, मतलब मिला दिया गया। और फिर 2018 से इनको गौरा नंदा या नंदा गौरा कन्याधन योजना के नाम से जाना जाने लगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन पर निर्भर करेगा। वैसे एक बार हम इसके शेष 2 ऑप्शन भी देखते हैं क्या पूछा है। तो ये इसके 2 ऑप्शन है, हम ये देखिएगा। दूसरा है सौभाग्यवती योजना, गलत बताना हमने। उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना मार्च 2000, ये गलत है। वैसे 2020 में शुरू हुई थी उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना। उत्तराखंड की योजनाएं मेरे हिसाब से 2023 की आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी, 2022-23 की। और उससे संबंधित वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब में पूरी तरह से कंप्लीट, और कोशिश करें कि उसमें आपको उसको पढ़ने के बाद उससे और ज्यादा मैटर कवर करना चाहिए। किस योजना का उद्देश्य क्या रहा है और वर्तमान में उसमें क्या अपडेट्स हुए हैं, आपको एक बेस दिया है, उससे आपको अपडेट्स करते रहना है। तो इसका आंसर ये गलत था। और मशरूम उत्पाद योजना ये अभी चली 2023 में, ये ठीक ही है। तो इसका आंसर था उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना, जो कि 2020 में चली थी, और यहाँ पर 2022 लिखा था, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित कर दिया गया था। अब मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। इसका 1909 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत परिषद अधिनियम, ये नहीं हो सकता। 1909 का भारत परिषद अधिनियम मिंटो मॉर्ले, ये भी नहीं है। पृथक निर्वाचन 1892 का भारत पर, इसका आंसर है ए। 1919 के भारत परिषद अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था। चलिए अच्छा सा प्रश्न था भारतीय मॉडर्न हिस्ट्री का। एक और क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से, कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था पूछा है। देखिए, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था, जिसमें शुरुआत में कांग्रेस तो शामिल थी, लेकिन मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। बाद में मुस्लिम लीग शामिल हो गई, तो उसके भी 5 सदस्य को उसमें शामिल कर लिया गया था। तो अब यहां पर पूछा है कि कौन शामिल नहीं था। लियाकत अली थे, VR अम्बेडकर, सरदार पटेल थे,
जॉन मथाई भी थे। तो इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर, ये इसका आंसर होगा, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। तो उसने पूछा कि 2 सितंबर को मतलब प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल की बात पूछी है। वैसे जब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल गठित होगा तो उसमें बी आर अम्बेडकर को लॉ मिनिस्टर बना दिया जाएगा, तो पहले लॉ मिनिस्टर नहीं थे वो इस समय, तो इसका मतलब इसका आंसर है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में जा रहे हैं। भारत के राष्ट्रपतियों का सही क्रम बताना क्या है। तो राष्ट्रपति की लिस्ट यहां पर रखी हुई है, जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी, आर वेंकटरमण, प्रतिभा पाटिल, एस राधाकृष्णन, आर वेंकटरमण, नीलम संजीवा रेड्डी और के आर नारायण। नीलम संजीवा रेड्डी, आर वेंकटरमण, अब्दुल कलाम, के आर नारायण, राजेंद्र प्रसाद, वी गिरी चौथे, के आर नारायण, ज्ञानी जैल सिंह। क्रम बताना है सही हो जो, मतलब है तो ये सब राष्ट्रपति, इनका सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम ये है, जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति, नीलम संजीवा रेड्डी, आर वेंकटरमण, उसके बाद वो आए थे, और लास्ट प्रतिभा पाटिल। इनके हिसाब से ये सबसे सही क्रम है, क्योंकि ये गड़बड़ा रहा क्रम यहां पर। नीलम संजीवा रेड्डी, आर वेंकटरमण यहां पर सही है, तो ये गड़बड़ा रहा है अब्दुल कलाम आजाद और के आर नारायण का। राजेंद्र प्रसाद ये पहले हैं, तो फिर सीधे चौथे हैं, के आर नारायण पहले आगे हैं ज्ञानी जैल सिंह से। तो ठीक है, ये इसका आंसर 13 है, वही सही क्रम है, जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी, आर वेंकटरमण, प्रतिभा पाटिल। चलिए 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा कथन गलत है। फिर से आपको गलत कथन बताना है। इस पर हम 101वां संविधान संशोधन वस्तु और सेवा कर मतलब जीएसटी से सही है, उससे जुड़ा हुआ है। 87वां संविधान संशोधन परिसीमन का आधार 2001 को माना गया, ये भी सही है बिल्कुल। कौन कथन गलत है बताना आपने। 71वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया था, 71वां, ये भी सही है। 36वां संविधान संशोधन मिजोरम, अरुणाचल को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, ये गलत है। 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा था, मतलब और कुछ भी था लेकिन यहां पर वो आना चाहिए था पहले। तो इसका कौन गलत है, तो डी गलत है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा कथन गलत है। लोक लेखा समिति के 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा के होते हैं, सही है। प्राक्कलन समिति के 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, नहीं। प्राक्कलन समिति वैसे सबसे बड़ी मानी जाती है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के ही होते हैं, तो इसमें राज्यसभा का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, ये गलत है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, सही है। सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति होती है, ये भी ठीक है इनके हिसाब से, तो डी भी गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन। कौन सा कथन सुमेलित नहीं है मतलब गलत है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में जोसेफ पुलित्जर के नाम से हुई है, सही है। मैन बुकर पुरस्कार 1969 में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत 1969 में हुई है। बोरलॉग पुरस्कार 1966, पर्यावरण नहीं, ये पर्यावरण गलत है, यहां पर आना था कृषि, यही गलत होगा इसका, कृषि संभवतः। अभी देखो, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 एशियाई नोबेल कहते हैं इसको, ये भी सही है। तो इसका आंसर था डी सी। कौन सा कथन यानी गलत है बताना हमें, ये गलत है, यहाँ पर पर्यावरण के बदले कृषि आना था। चलिए क्लियर हुआ पूरा डिटेल, मतलब एक में 4 क्वेश्चन है और पूरा रिवीजन होगा आपका, मतलब एक रिहर्सल होगी। जिस मतलब 17 दिसंबर को आरओ एआरओ को पेपर देने से पहले एक अच्छी सी रिहर्सल आपकी हो सकती है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है मतलब गलत है बताना आपने, ये सब ध्यान रखना पहले से। भारत ने 1934 के राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम भाग लिया था बिल्कुल, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 34 में भाग लिया था। 2024 में ओलंपिक खेल पेरिस में प्रस्तावित हैं, ये भी ठीक है। सर्वप्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। 2008 के सियोल ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था, तो इसका आंसर ये गलत लग रहा है, ये डी, इसका आंसर है डी। यहां पर सियोल नहीं आना था, यहां पर आना था बीजिंग ओलंपिक। बीजिंग चाइना में हुए थे, जहां पर इंडिविजुअल गेम्स में पहली बार किसी भारतीय अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था शूटिंग में। चलिए 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, तो इसका आंसर
ये आ रहा था, कौन गलत है, मतलब ये गलत है, यहाँ पर सियोल गलत था, बल्कि बीजिंग आना था, ये हमने पढ़ा था चाइना। कौन सही नहीं है, मतलब गलत है, फिर से है, गलत बताना आपने। इसमें से 4 ऑप्शन है। द ऑडिसिटी ऑफ होप बुक्स हैं यहाँ पर, राइटर बताने बराक ओबामा जी, उनकी किताब है, सही है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया अलग है, नेहरू की है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई, ये भी सही है। माई कंट्री माई लाइफ, अटल बिहारी वाजपेयी, ये गलत है। ये है लाल कृष्ण आडवाणी जी की किताब, लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। तो यही इसका आंसर होगा। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड इकोनॉमिक, MS स्वामीनाथन, ये सही है। तो इसका आंसर था सी। तो लाल कृष्ण आडवाणी की किताब थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 9, फिर से जेम्स से है क्वेश्चन यहाँ पर इस बार। सही सुमेलित बताना है आपने। सही सुमेलित है मतलब इनमें कौन है? बेटन कप फुटबॉल, बेटन कप हॉकी होता है, ये तो गलत हो गया। डनहिल कप गोल्फ, ये तो सही है सुमेलित। एजारा कप, ये एजारा टेबल टेनिस नहीं बल्कि पोलो होगा, पोलो, पोलो से होता है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से होगा, तो इसका मतलब वही सही है, मतलब वही गलत है। कौन सही सुमेलित है? केवल यही सही सुमेलित है, बी। तो इसका आंसर बी। और बेटन कप हॉकी से था, एजारा कप पोलो से, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से। तो बी आंसर सही सुमेलित है, यहाँ पर केवल बी था। 4 क्वेश्चन मिले फिर से आपको। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले कौन भारत आया? फिर मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन लग रहा है, अच्छा टोटल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अलबरूनी, इब्न बतूता, 1333, ये ध्यान है मुझे, 1333 मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को से आया था। मार्को पोलो, अब अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में आया था, मतलब लगभग 1400 के आसपास, देवराय द्वितीय के समय, तो ये हो नहीं सकता। इब्न बतूता बहुत बात का है। अलबरूनी ये आया था गजनवी के समय, गजनवी मतलब 1000 के आसपास, तो ये इसका आंसर ये सही है, अलबरूनी। तो सबसे पहले कौन भारत आया था? तो अलबरूनी आया था। चलो ठीक हो गया, क्वेश्चन आंसर मिला हमें। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें कौन गलत है बताना आपने डायरेक्ट। और 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद, भारत का उल्लेख पहला हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, ठीक हो गया। कलिंग के चेदी वंश का राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, भारत वंश का उल्लेख है इसमें। डायमिकस तथा डायोनिसियस चंद्रगुप्त के समय भारत आए थे, चंद्रगुप्त प्रथम के समय, ये चंद्रगुप्त प्रथम के समय नहीं आए थे बल्कि बिंदुसार के समय आए थे, ये गलत लग रहा है अभी फिलहाल, ये गलत है हमारा। और पढ़ेंगे हम। अरबों की सिंध विजय का उल्लेख चचनामा, ठीक है। केवल यजुर्वेद ही गद्य और पद्य में है, ये भी सही है। तो इसका आंसर था बी। कौन गलत है? यानी डायमिकस और डायोनिसियस बिंदुसार के दरबार में आए थे। 21, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चल रहे हैं। भारत में पहली वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहां मिलता है? पहली बार मतलब वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, केवल वर्ण व्यवस्था की बात हो रही, 4 वर्ण व्यवस्था नहीं। भारत के इतिहास में पहली बार 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। लेकिन यहाँ पर 10वां मंडल ऑप्शन भी है, लेकिन वो कह रहा है कि केवल वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा था, 9वां मंडल होगा, ध्यान रखिएगा। अगर 4 वर्ण व्यवस्था कहता, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 4 वर्ण व्यवस्था होता तो 10वां मंडल होता इसका आंसर, 10वां मंडल, वो भी 10वें मंडल का पुरुष सूक्त। तो केवल वर्ण व्यवस्था पूछ रहा है या 4 वर्ण व्यवस्था पूछ रहा है? तो इसका आंसर ए माना है हमने, ये सही उत्तर है इसका बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए 23, सही सुमेलित है बताना आपने। कौन सही सुमेलित है? शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैत शंकराचार्य, ये तो गलत है बिल्कुल, शंकराचार्य का तो अद्वैतवाद है। विशिष्टाद्वैत निम्बकाचार्य, ये भी गलत है, ये तो रामानुजाचार्य का होगा। और अद्वैतवाद, इसका आंसर ये है शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। आप लोग भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अटेंड करते रहते हैं, देते रहते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा इस चीज का कि कौन किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन गलत है बताना आपने। कौशाम्बी अभिलेख रानी का अभिलेख कहलाता है, सही है उत्तर। दूसरा, कलिंग युद्ध का उल्लेख 13वें बृहद शिलालेख में मिलता है, बिल्कुल सही है। प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग से मिलता है, कलिंग युद्ध के बाद ये शिलालेख खुदवाए थे। और धर्म महामात्रों की नियुक्ति का प्रावधान दूसरे बृहद शिलालेख में मिलता है। तो इसका आंसर कौन गलत है? तो डी गलत है, ये दूसरे नहीं बल्कि 5वें में मिलेगा।
तो 24 का डी आंसर सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 25 क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम। अच्छा, फिर उत्तराखंड से क्वेश्चन था। खीराकोट वन आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? इस बार के ईओ का क्वेश्चन भी था, खीराकोट वन आंदोलन। इसमें था कि खीराकोट वन आंदोलन का नेतृत्व उत्तराखंड में किसने किया था, या इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। यहाँ पर भी फिर खीराकोट वन आंदोलन का मुख्य कारण पूछा है। सौंग नदी घाटी खनन, वन बंदोबस्त लागू करना, खड़िया खदान। ये खड़िया खदान से संबंधित खीराकोट आंदोलन अल्मोड़ा का। तो इसका आंसर ये है खीराकोट। क्योंकि मैंने कहा उत्तराखंड एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, और संपूर्ण उत्तराखंड में मेरे द्वारा लिखी गई जो पुस्तक उत्तराखंड ऑल इन वन सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक परिचय नाम से फिलहाल हम लोग इसका प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में फिर से मेरे पास ये बुक आपके सामने आ रही है, और ये उत्तराखंड ऑल इन वन भौगोलिक, ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक परिचय, इस टाइप का इसका कलर है। इसका नाम ऑल इन वन नाम से और भी बुक है यहाँ पर। और ये हमने इसका ऑनलाइन जो प्रचार हम लोग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन माध्यम में हमने booknagar.com और फ्लिपकार्ट, अमेजोन में इसे डाला हुआ है, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। और उसके बाद उत्तराखंड के लगभग हर स्टोर में, यानी हर बुक स्टोर में ये उपलब्ध है। और कुछ लोग जो पूछ रहे थे कि टनकपुर में भी अब उपलब्ध होने वाली है, विद इन 1 और 2 डेज में आ जाएगी। खटीमा में अभी उपलब्ध है, काशीपुर में अब उपलब्ध है, और रामनगर में भी उपलब्ध है। मतलब पहाड़ के क्षेत्रों में भी अल्मोड़ा, डीडीहाट, पिथौरागढ़, बागेश्वर और ये सब जगह उपलब्ध है अब फिलहाल। और हल्द्वानी के प्रत्येक स्टोर में आपको मिल जाएगी। चलिए फिर से आते हैं टॉपिक पर। 25 क्वेश्चन हमने पूरे किए, और क्वेश्चन नंबर 26, आपदा प्रबंधन पर छठवां विश्व कांग्रेस आयोजन किस राज्य में किया गया था? आपदा प्रबंधन चूंकि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसका आंसर उत्तराखंड होगा। ये आप भी जानते हैं, करंट का क्वेश्चन है। और लेकिन चर्चित तूफान मिचोंग अभी सुर्खियों में आया था, का नामकरण किस देश द्वारा दिया गया? तो म्यांमार ने दिया है इसको मिचोंग नाम। चलिए करंट के क्वेश्चन यहाँ पर हाल ही में एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, लाल दुहोमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो किस राजनीतिक पार्टी का नाम पूछा है? लाल दुहोमा मिजोरम में अभी चुनाव हुआ है, तो उनकी पार्टी का नाम था ZPM। आपने अगर तो ZPM जोरम पीपुल्स मूवमेंट, इस नाम से इनकी पार्टी थी। लाल दुहोमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वैश्विक शांति सूचकांक है एक बार, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो यहां पर इसका आंसर होगा 126। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन, नाटो चूंकि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, तो इसका इस बार 2023 में इसका सम्मेलन हो रखा है लिथुआनिया, यूरोपीय देश है लिथुआनिया, यहां पर हो रखा है। और आपको याद होगा 4 अप्रैल 1949 को नाटो बना हुआ है, नाटो। और उद्देश्य था उस समय समाजवादी देशों से प्रतिस्पर्धा चल रही थी, तो अटलांटिक महासागर के प्रभुत्व संपन्न देशों ने, पूंजीवादी देशों ने इसका गठन कर लिया था। इसमें लगभग 12 देश शामिल थे उस समय, 12 देशों ने। और इसका मुख्यालय बनाया गया बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स ऐसे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में लॉन्च कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऋषिराज। करंट का क्वेश्चन है, मैं करंट के सारे वीडियोज आपको सौंप रखे हैं अच्छी तरह से। हाल ही में क्रिकेट का एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है एशिया कप 2023। 32वां क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन है करंट के। विश्व शांति पुरस्कार, ये 33वां क्वेश्चन, जीतने वाली नरगिस मोमाड हसनसई किस देश से है? विश्व शांति पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा, ये नोबेल शांति नहीं है। बहुत सारा कंफ्यूजन रहा है इस बुक में, इसमें नोबेल शांति, तो नोबेल शांति वो भी यही नाम है लगभग, नरगिस मोहम्मदी का है, नरगिस मोहम्मदी। ईरान की सामाजिक कार्यकर्ता है वो, या मानवाधिकार कार्यकर्ता मोहम्मदी। तो नाम एक जैसा लग रहा है, लेकिन एक जैसा एक नहीं है। ये मोमाड है, मोमाड हसन सही है, मोहम्मद लिखा हुआ है, मोमाड हसन सही, और ये नरगिस मोहम्मदी है। ये नोबेल शांति 2023 की पुरस्कार विजेता है, ध्यान रखिएगा। ये ईरान की है, लेकिन ईरान की। लेकिन इसने ये नहीं पूछा है प्रश्न, इसने पूछा है कि विश्व शांति पुरस्कार 2023, तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान की सामाजिक या मानवाधिकार कार्यकर्ता मोहम्मद
नरगिस मोहम्मद हसन सईद। लेकिन अगर नोबेल शांति पुरस्कार 2023 पूछेगा तो वो भी ईरान के हैं, नरगिस मोहम्मद, ये उनका नाम, वो भी मानवाधिकार कार्यकर्ता है। तो ये ईरान के हैं नोबेल वाली, और ये अफगानिस्तान के। क्लियर हो गया होगा, नाम थोड़ा मिलता जुलता सा है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। अच्छा चलिए नेक्स्ट प्रश्न 34वां क्वेश्चन है, फिर से करंट का। 19वें पैरा एशियाई खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो जो अभी ग्वांगझोउ यानी चाइना में हुए हैं, तो पैरा में 111 पदक जीते हैं भारत ने। अगर खाली एशियाई पूछता, एशियाई खेलों में, पैरा नहीं होता, तो एशियाई खेलों में ये 107 पदक जीते थे। एशियाई में 107 और पैरा पूछेगा तो ये पैरा खेलों में 111, बस ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अभ्यास चक्रवात 2023 गोवा में हुआ है। 2023 का करंट अपडेट। फिर बजट से क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट 2023-24 में, उत्तराखंड का क्वेश्चन में, पिछले वर्ष की अपेक्षा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है इस बार 2022-23 से 2023-24 में? तो इसका आंसर होगा 18% की वृद्धि। उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न 2023 पुरस्कार दिया गया है? केवल जो देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिए जा रहे हैं, 2013 से शुरुआत हुई थी इनकी, 2015 में इनका नाम देवभूमि रखा गया है। तो इस बार यानी 2023 के लिए जो मिला हुआ है, तो केवल 2 लोगों को मिला है। संदीप कुमार डुकलान पहला नाम था इसमें, और दूसरा जो बड़ा नाम था संदीप कुमार डुकलान के अलावा, वो जिनको ये पुरस्कार मिला था तो वो था सुरेंद्र चंद्र पांडे, एथलीट है सुरेंद्र चंद्र पांडे, जबकि संदीप कुमार डुकलान पौड़ी के रहने वाले तीरंदाज हैं। तो 2 ही नाम है इसमें, इसका आंसर ये होगा 2। इसमें संदीप को मिला है, संदीप डुकलान को, पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले, और दूसरा है सुरेंद्र चंद्र पांडे, सुरेंद्र पांडे ये अल्मोड़ा के रहने वाले। ये 2 नाम है, तो इसका आंसर 2। तो इस बार खेल रत्न नहीं मिल पाया था, केवल देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला हुआ था। तो संदीप कुमार डुकलान को मिला था द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था डुकलान को, द्रोणाचार्य पुरस्कार डुकलान जी को, और सुरेंद्र पांडे को मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये 2 पुरस्कार। तो उत्तराखंड के किस स्थान पर हिल शूटिंग एकेडमी? तो इसका आंसर काशीपुर, रानीखेत, हल्द्वानी, श्रीनगर। तो श्रीनगर होगा इसका आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 39, 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में बाल लिंगानुपात कितना सुधार आया है? तो ये 2020-21 के अनुसार पूछा जा रहा है, वो भी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है उसमें। इसका आंसर होगा 984। चलिए, भारत मालदीव का संयुक्त अभ्यास एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच हो रखा है, ये कहाँ हुआ है अगर पूछता है तो इसका आंसर होगा अल्मोड़ा में हो रखा है एक्वेरिन 2023 में। 40 क्वेश्चन अब हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में उत्तराखंड के जैव विविधता बोर्ड का नया अध्यक्ष बना गया है, तो इसका आंसर होगा राकेश कुमार, कोई नहीं, विजय सिंह, धनंजय मोहन। इसका आंसर है धनंजय मोहन को बनाया गया अभी 2023 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में पूछा है। हिमालयी राज्य में तो पहला स्थान होगा उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं या किशोरियों को तीलू रौतेली पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? 2023 में इस बार पहली बार 14 महिलाओं को दिया गया था, इसका आंसर ये होगा। जबकि पहले ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट की एक महिला को दिया ही जाएगा, लेकिन अब यह है कि एक डिस्ट्रिक्ट से एक से अधिक लोगों को भी दिया जा सकता है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 14 महिलाओं को मिला है 2023। चलिए नेक्स्ट 44 क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम इसी कड़ी में। पूरी तरह जीएस बेस्ड क्वेश्चन है इस बार यहाँ, और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा दिख रहा है। फिर उत्तराखंड की करंट की एक योजना आ रही है। उत्तराखंड में स्टार्टअप नीति 2023 का उद्देश्य क्या नहीं था पूछा है इसमें। स्टार्टअप 2023 में क्या था? अगले 5 वर्षों में 1000 नए स्टार्टअप शुरू करना, सही है। हर जिले में एक एक्यूबेशन सेंटर की स्थापना, ये भी सही है। पंजीकृत स्टार्टअप्स को हर माह 15,000 की मदद, पंजीकृत स्टार्टअप को कोई भी अगर स्थापित करता है तो ये भी ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग को
40,000 रुपये की मदद, ये 40,000 नहीं बल्कि यहाँ पर होगा 20,000। तो इसका आंसर ये गलत है, इसमें 40 नहीं था 20 होना था। चलिए थोड़ा डिटेल था इसका। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तराखंड में हाल ही में विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार से किसे सम्मानित? विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर गिरीश कुमार, शोभाराम, दिनेश राणा, अनिल थपलियाल। डॉक्टर शोभाराम ये हमने पढ़ा भी था टॉपिक अलग से, और अनिल थपलियाल ये इसका आंसर होगा 2023 विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 46, 1978 में अडवाणी जंगल टिहरी में चिपको कार्यकर्ता जिन्होंने जंगल की नीलामी का विरोध किया था, चिपको आंदोलन से क्वेश्चन है। अडवाणी, टिहरी के अडवाणी जंगल में पेड़ों की कटाई का विरोध किया था चंडी प्रसाद भट्ट, 1978। सुंदरलाल बहुगुणा, घनश्याम सैलानी, धूम सिंह नेगी, इसका आंसर ये था। चिपको आंदोलन से प्रश्न था हिस्ट्री का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47, वर्ष 2022 में राजकीय मेला घोषित हो चुका है, दुधियाड़ी का मेला, दुधियाड़ी कुंभ मेला कहा जाता है इसे वहां। तो ये कहाँ आयोजित किया गया? वैसे टिहरी का है, तो पीठशैन तो पौड़ी में ये हो नहीं सकता, प्रतापनगर टिहरी में है, सकलाना टिहरी में, पौनाड़ा, इसका आंसर है ये पौनाड़ा। पौनाड़ा टिहरी दुधियाड़ी मेला कुंभ मेला है, वहां पर 2022 में राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड का स्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो इस सामाजिक प्रगति सूचकांक की बात हो रही 2022 में, उत्तराखंड की स्थान 12, 13, 14, इसका आंसर होगा 14। हमने अपनी बुक में एक इंडेक्स करके एक यूनिक या अलग से टॉपिक डाला हुआ है, पहली बार उत्तराखंड की कोई ऐसी बुक जिसमें हमने इंडेक्स नाम से एक टॉपिक अलग से डाला हुआ है। तो अगला एडिशन संस्करण जब हमारा आ रहा होगा तो उसमें जितने भी अब तक के इंडेक्स हम और मतलब टोटल डिटेल के साथ डालने वाले हैं इसमें, मतलब कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं। जो हमारी बुक को पढ़ रहा है और रिस्पॉन्स भी दे रहा है बहुत अच्छा सा, और लोग कमेंट्स भी दे रहे हैं, तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि बुक में जो अब तक मतलब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अछूते हैं, अभी नहीं आ पाया है, तो उनको नेक्स्ट एडिशन में हम कंप्लीट डालने वाले हैं। मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो छूटेगा, और पंचायत और जो डिस्ट्रिक्ट हमने कुछ छोड़े हुए हैं उसमें अलग से, और उसका एक्सप्लेनेशन, और उसमें विविध तथ्य नाम से जो टॉपिक चले उसको हम लोग अभी जो 150-200 हैं उनको 500 1000 तक पहुंचाने वाले हैं। मतलब बुक में कोई ऐसा भाग नहीं बचेगा जिसमें आपको अलग से एक नई बुक सर्च करनी पड़ेगी, तो ये प्रयास रहेगा। चलिए फिलहाल आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है उसमें, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। चलिए उत्तराखंड की संस्कृति में पंडुली, फिर से कल्चर का टॉपिक है, क्या है पूछा है? लोक गाथा, लोकोक्तियां, लोक वार्ता को कहते हैं यहाँ पर पंडुली। ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन पांडवों से के जीवन से उत्सव है? पांडवों के जीवन से जुड़ा हुआ उत्सव पूछा जा रहा है। नंदा रात, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो भगवान शिव पार्वती की यात्रा है। हिल यात्रा, ये भी नहीं हो सकता। नौठा कौथिग, ये इसका आंसर है। खकोटी मेला, गैंदी का खकोटी मेला पौड़ी गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में आज भी होता है, जिसमें पांडवों को नागमल से युद्ध लड़ना पड़ा था, और गैंदी मादा गैंडी का खकोट खाल खींचना पड़ा था और उसे प्राप्त करना पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न थे। फिर से हम लोग अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 में आए हम लोग, और यहाँ पर रीजनिंग और मैथ्स का पार्ट दिख रहा है। तो अब यदि कोड में माइंड का KGLB हो जाता है तो आर्ग्यू का YPESC हो जाता है, तब डायग्राम का कोड क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है पढ़ने में, लेकिन आपको इनको देखना पड़ेगा। माइंड का के लिख सकते हैं, तो इसमें आपको के देखना है। के से इधर की ओर आओगे जैसे, तो के बाद LM -2 है, उसके बाद जी से इधर की तरफ आओगे, इधर I HI यानी -2 का अंतर है, तो सब में -2 का अंतर करते रहोगे, तो इसका आंसर डायग्राम से आएगा। तो डायग्राम में D से पहले -2 करोगे आप तो होगा B, तो इसका B ये, मतलब ये तो खैर हो ही नहीं सकते थे, तो B ये दो एक जैसे लगने को, और सॉल्व करने के बाद थोड़ा समय लेगा, टाइम टेकिंग, तो इसका आंसर है A। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, रीजनिंग को बहुत ज़्यादा सॉल्व करने में टाइम लगता है वैसे लगने को, लेकिन फिर भी रीजनिंग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो एग्जैक्ट आंसर मिल जाने के बाद आपको कंप्लीट मार्क्स देता है। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी? 10, 18, 34, ये है प्रश्न चिन्ह। 130 और 258 नीचे इसके आंसर दिख रहे हैं।
तो इसको आप अंतर करोगे 10 और 8 में, 10 और 18 में 8 का अंतर है, 18 और 18 16, 6 8 से 14 16 का अंतर है। इसके बाद 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 का अंतर आएगा। ऐसे 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 इस टाइप से अंतर आता रहेगा। तो आपको यानी 32 प्लस 34 करना है कुल मिला के। तो 4 6 इसका आंसर है सी। मतलब 8 दूनी 16, मतलब इतने का अंतर है, 8 16 32 ऐसे अंतर आ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 53, यदि वास्तविक समय 9:27 है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखेगा? ये थोड़ा सा जिसने रीजनिंग नहीं करी उसके लिए थोड़ा टफ लगेगा आपको लगने को, क्योंकि घड़ी को बनाओगे तो तब आपको लगेगा कि 9 तो कब बजता है, 9 यानी 9 यहाँ पर होता है और यहाँ पर 3 यानी 27 4 5 6 इस टाइप से होता है। 9:27 का मतलब है लगभग ये यहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये कितना दिखेगा पूछा है, तो लेकिन मैं तो इसका अप्रोच से करूंगा, मतलब 9 और 27 में एक रेशियो बनाऊंगा। 9 3 27, मतलब 9 को 1 से 9 से भाग दोगे तो 1 आएगा, 9 को 27 से 9 से 27 भाग दोगे 1:3, मतलब अब 1:3 आ रहा है। तो अब इस आंसर में 1:3 कौन सा आ रहा है उसको देखोगे तो आपका आंसर मिल सकता है। तो इसमें देखो 2 और 1 और 11, एक रेशियो। तो 9 यहां पर आपने देखा था कि 1:9 या 27 1:3 आ रहा है। तो यहां पर अगर भाग दोगे तो 1:11 या 33 यानी 11 से आ रहा है तो 3। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है। ज्यादा आपको करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी यहां पर देखोगे तो ये 3 होता है। तो जब 9:27 हो रखा है तो इसको उल्टा करोगे आप तो लगभग यहाँ आएगा। मेरे हिसाब से जो आंसर आ रहा है 2, यहाँ पर 2 होता है तो 2:33, 33 यानी 30 यहाँ कहीं। तो इसका आंसर आ रहा है 2:33। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, सुमन दाएं छोर से 12वें और बाएं छोर से 18वें। तो 12 प्लस 18 ये देखना पड़ेगा पहले, स्थान पर है। इनको जोड़ देते हैं, 8 2 10, 1 2 3, तीसरा सुमन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, सुमन, मोहन को छोड़ देते हैं, स्थान पर है। तो मोहन के दाएं कितने छात्र हैं बताना आपने। तो इसको आपने जोड़ा 30, एक मोहन हो गया, उसमें से एक माइनस कर दोगे तो 29। अब आपको क्या करना है कि इस पंक्ति में मोहन बाएं से 13वें खुद है तो 29 में से 13 घटाना है, माइनस कर देना है। तो 9 3 6 और 2 में से 1, 16 आंसर इसका है ए सी। तो मैंने पहले सुमन के दोनों को आपस में जोड़ के एक सुमन का स्थान माइनस कर दिया और लास्ट में 13वां इसमें था ही और टोटल 29 थी तो 13 को घटा दिया तो 16 आ रहा था। इसका आंसर ये होना चाहिए 54 का सी। रीजनिंग को कोई भी सॉल्व कर सकता है, बस एक हिसाब से थोड़ा समय देना होता है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है, यदि 9 सितंबर 2011 को शनिवार था तो 9 सितंबर सेम डे है, 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो वैसे तो एक है, टॉपिक ही अलग है, लेकिन यहाँ पर इसको देख के कैसे पता किया जाए। तो जैसे यहाँ था 9 सितंबर 2001 और यह है 9 सेम डे है, 9 सितंबर 2007, आपस में माइनस कर दोगे 2011 तो इसका 4 साल आ रहा है एक हिसाब से। और 4 साल में हम आगे बढ़ाने के लिए एक जोड़ते हैं, यानी 5 करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इस दिन शनिवार था तो शनिवार से 5 दिन पहले क्या होगा। तो मेरे हिसाब से सोमवार इसका आंसर होगा, सोमवार। तो सोमवार इसका आंसर सी। चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं। रीजनिंग का पार्ट चल रहा था, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। एक दुकानदार एक वस्तु को 4400 रुपये में भेजता है जिसका अंकित मूल्य, टोटल मूल्य मतलब 5000 रुपये है, तो वो कितनी छूट दे रहा है। तो आपको मतलब टोटल तो उसका 5000 है और 4400 रुपये में भेजता है तो इसका मतलब 600 रुपये का फायदा हो रहा है। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो आपको 600 परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 बटे टोटल यानी 5000। तो इससे सॉल्व करोगे तो शायद आंसर मिल जाएगा आपको। 2 0 ये कट गए और 5 1 2 5 दूनी 10 2 12% आ रहा है इसका आंसर, ये होगा। तो मतलब देख के सॉल्व हो रहा था वैसे देखने को। चलिए आगे बढ़ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 57,
वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 के रूप में आ जाए। ये एलसीएम निकालना है। इन सब का एलसीएम निकालोगे ना आप लॉस ऑफ तो इस मतलब ये एक ऐसी संख्या आएगी जिससे सब में मतलब जिस अंक में जो संख्या आएगी उसमें सबसे भाग दोगे तो 2 बचेगा। तो हम लोग इसको देख के भी कर सकते हैं यहाँ पर, या तो नहीं तो एलसीएम निकालोगे आप। एलसीएम तो इसको जैसे 4 से भाग दो रे माना किसी को भी, तो 4 से भाग देने के बाद 4 एकम 4 और 4 2 बच रहा है, यहाँ पर भी 2 बच रहा है। तो इसमें 4 से भाग दोगे तो भी 2 बच रहा है, 6 से दोगे 6 8 48 2 बच रहा है, 8 से दोगे 8 6 48 2 बच रहा है, 12 चुको 48 ये भी बच रहा है, 16 या 48 तब भी 2 बच रहा है। तो इसका आंसर 2 है। वैसे 50 है लेकिन एलसीएम निकाल के भी आप कर सकते हो, आंसर देख के भी सॉल्व करिए, किए जाते हैं कई चीजें। 2 संख्याएं ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः 80% और 20% अधिक है तो संख्याओं का ए और बी का अनुपात बताना है। यहाँ पर हमें कोई संख्या देने लिखी, कह रहा है 2 संख्याएं ए और बी, तीसरी संख्या सी से, माना सी जो संख्या वो 100 है, अनुमान लगाते हैं हम लोग सी से क्रमशः। तो जो ए है, ए कितना अधिक है? 80% अधिक है, मतलब 180 है पहली संख्या, और दूसरी संख्या 20% अधिक है तो बी 120 है। अब पूछ क्या रहा है? तो संख्याओं ए और बी का अनुपात क्या होगा? तो ए और बी का अनुपात मतलब ए और बी का अनुपात मतलब इनको ऐसे आप सॉल्व कर लोगे, सी को हटा दो, सी की जरूरत ही नहीं है, तो सी को यहाँ से हटा दिया हमने, और ए और बी का अनुपात बता रहे हैं 180 इनका। तो आपने 6 से काट दिया, इसे 6 6 18 और 6 दूनी 12, 30 अनुपात यानी 30 और 20 आ गया। तो इसको काटा तो 3 और 2 आ गया। तो इसका आंसर ये है, रेशियो पूछ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनके एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ का गुणनफल 10,800 है। तो संख्याओं का योग, ये सीधा फॉर्मूला होगा यहाँ पर। तो इसको ऐसे मानेंगे आप 3x × 4x = 10 8 ऐसे लिख देना आपने सीधा। तो इसको गुणा करोगे तो 4 × 12, 12x² बराबर 10,800 ये आ जाएगा। तो x² = 10,800 डिवाइडेड बाई 12, इससे भाग देना, 12 108, 900 आ रहा था, x² बराबर 900 आ रहा है। तो x बराबर 30 आएगा, इस संभवतः 30, 3 या 9 30 आ गया। तो x की वैल्यू 30 आ गई। तो पूछ क्या रहा है? तो 2 संख्याओं का योग कितना होगा? अब उन 2 संख्याओं को योग, अब 2 संख्याएं हैं कौन सी? पहली संख्या, अब उनकी x निकल गया तो आप संख्या निकाल लोगे आराम से। तो उसके बाद 2 संख्याओं का योग, तो x की वैल्यू आ गई है 30, और आपको पता है पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है। तो इसका आंसर है 210। x की वैल्यू निकालने के बाद आप दोनों संख्या, दो संख्याओं का योग बता दोगे। x की वैल्यू निकालने के बाद 3 × +4 ऐसे भी निकाल सकते हो, 90 और 4 × 12 120 इनको जोड़ोगे 90 और 120 को, तो आंसर 210 ऐसे आ रहा है। फिर उसी फॉर्मूले में मान रख दोगे x की, तो निकल आएगा योग। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक ट्रेन स्थिर गति से यात्रा करते हुए 630 मीटर और 540 मीटर के 2 ब्रिजों को क्रमशः 18 सेकंड और 15 सेकंड में पार करता है। तो ट्रेन की गति पूछिए, चाल बराबर इस दूरी बटा समय का क्वेश्चन है, स्पीड से क्वेश्चन है। तो इसमें आप लिख लोगे, माना फर्स्ट ट्रेन है, तो एक ट्रेन स्थिर गति से यात्रा करते हुए 630 मीटर और 520 के 2 ब्रिजों को 18 सेकंड में पार करती है। तो पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन के हिसाब से अगर इसे सॉल्व करोगे तो आपको दोनों का आंसर मिल जाएगा। तो मतलब T1 + 3 कितना था? पहली ट्रेन है 630, इसकी स्पीड है यहाँ पर 18, और दूसरी थी T2 + 540 बराबर कितनी स्पीड थी? 15। अब इनमें थोड़ा सा अंतर करोगे आप, देखोगे ध्यान से, तो आपको लिखेगा कि ये 15 और यहाँ 3 का अंतर है, और यहाँ अंतर करने के बाद आपको 540 और 630 ये है, तो इसे माइनस करोगे आप, 0 13 में से 9 और 6 यानी 90 आ गया। तो इसका मतलब 90 और 30 का अंतर है, मतलब समय में 3 और दूरी में 90। तो अब पूछ क्या रहा है कि ट्रेन की गति, चाल यानी स्पीड, चाल बराबर दूरी बटे समय आया। तो हमारे पास दोनों है, दूरी आ रखी है 90 और समय आ रखा है 3, तो 3 या 90 30,
अब पूछा क्या है, ट्रेन की गति, मतलब 30 टाइप का इसका आंसर आ रहा है। और ट्रेन की गति, अब इसमें तो ये 30 मीटर होगा, लेकिन अब मीटर आया तो 30 गुणा 5/18। अच्छा, किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 18/5 करना पड़ेगा। यहाँ पर तो शायद मीटर का है, तो आपको 30 गुणा 18/5 करना पड़ेगा। तो 5 छक 30 और 18 छका 180, इसका आंसर ये 108। थोड़ा टफ सा लग रहा था, बड़ा था मतलब। चलिए, ये रीजनिंग के क्वेश्चन जो चल रहे थे अभी तक, बहुत सारे काम नाम आए एक साथ, तो इस बार हमने सॉल्व भी कर दिया। थोड़ा टाइम लग था हमारे पास, हम आराम से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ROER में और बहुत सरल भी नहीं होगा क्वेश्चन पेपर, और ठीक ठाक लेवल होगा उसका। अब ठीक ठाक लेवल होगा तो आपको कवर करना पड़ेगा, और इसमें हिंदी का कोई रोल था नहीं, इस वजह से हमने हिंदी को डाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम, 61 की तरफ। राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक स्वयंसेवक के रूप में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? स्वयंसेवक के रूप में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर है हृदय सुमन, भवानी सिंह रावत, बच्चूलाल भट्ट। इसका आंसर होगा इंद्र सिंह, क्रांतिकारी। पौड़ी के दुगड्डा में 1973 में चंद्रशेखर आजाद स्मारक किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो भवानी सिंह क्रांतिकारी थे, चंद्रशेखर आजाद के काफी करीबी थे, उन्होंने दुगड्डा में पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग भी दी थी। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1913 में उत्तराखंड के किस स्थान पर आर्य समाज का शुद्धिकरण समारोह हुआ था? तो ये बहुत फेमस रहा है, 1913 का सुनिकिया मुक्तेश्वर में हुआ था ये, लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 64, उत्तराखंड के क्वेश्चन बहुत सारे दिख रहे हैं। उत्तराखंड में सबसे पहले घटित आंदोलन कौन सा था? गड़ोदिया स्टोर डकैती, मद्रास ऊटी बैंक 1930 का ध्यान आ रहा है, ये 1933 का, और जागृत गढ़वाल संघ 1919 का, कुली बेगार एजेंसी की समाप्ति 1922-23 या ज्यादा 24, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा है। तो इसका आंसर सबसे पहले क्या पूछा है, आंदोलन कौन सा सबसे पहले घटित हुआ? तो इसका आंसर है जागृत गढ़वाल संघ 1919। अच्छा, चलिए, सी था इसका आंसर। उत्तराखंड ग्रामीण विकास और पलायन आयोग, ये नया बना है, उत्तराखंड ग्रामीण विकास और पलायन का गठन कब हुआ है? तो 2017। वंडरिंग द हिमालय किसकी पुस्तक है? एक पुस्तक है उत्तराखंड में, फिर से उत्तराखंड की पुस्तक, किसकी पुस्तक है? सेरेमन ओखले, होली हिमालय, जेसी फ्रेंच चित्रकला पर पुस्तक लिखी है उन्होंने, गणेश शैली, मसूरी मेडले। इसका आंसर होगा पी बैरन की पुस्तक है, जिसने नैनीताल की खोज की थी। वंडरिंग द हिमालय। कुमाऊं शिल्पकारिणी सभा का गठन, शिल्पकारिणी सभा है, ध्यान रखिएगा, का गठन अल्मोड़ा में किसने कब हुआ था? तो 1931। सभा की बात हो रही है। 2019 से 21 के मध्य उत्तराखंड वृक्ष क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि? मैंने पिछले 2 सालों में वृक्ष क्षेत्रफल पूछा है, वन नहीं, तो इसका आंसर होगा 160 वर्ग किलोमीटर वृक्ष क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से कौन गलत है बताना आपने। फर्न संरक्षण केंद्र रानीखेत सही है, रामायण वाटिका हल्द्वानी, आर्किड संरक्षण केंद्र मंडल घाटी चमोली, थीम पार्क ये गलत है, ये कंडोलिया में है, पौड़ी गढ़वाल में, लैंसडाउन के पास, लैंस कंडोलिया पौड़ी, इसका आंसर ये होगा, तो ये गलत था इसमें। खेड़ी देवी तथा सांकरिया किस जनजाति के देवता हैं? तो बोक्सा, खेड़ी देवी की पूजा करते हो, ग्राम देवी है उनकी, सांकरिया देवता। नेक्स्ट पेज की तरफ चले गए अब हम, तो ये है 71। सबसे पहले कौन सी घटना हुई है? सांडर्स हत्याकांड 1928 में हुआ है, 17 दिसंबर, ऐसा कुछ ध्यान है मुझे, 17 सितंबर 17 दिसंबर ही होगा, 17 दिसंबर 1928 सही है। केंद्रीय असेंबली में पत्र बम फेंकना 1929 में फेंका है, अप्रैल 1929 में। माइकल ओ डायर की हत्या 1940 में हुई है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी 1931 में हुई है। तो इसके हिसाब से सबसे पहला सांडर्स हत्याकांड है, 17 दिसंबर 1928। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1951 में विनोबा भावे को पोचमपल्ली नालगोंडा में सर्वप्रथम भूमिदान किसने दिया था? 1951 में भूदान आंदोलन चलाया था उन्होंने, तो इसका आंसर होगा रामचंद्र रेड्डी में, इन्होंने दिया था सबसे पहला भूदान। क्वेश्चन नंबर 73, प्रथम पुर्तगाली वायसराय पूछा है, पहला पुर्तगाली न यात्री पूछा है न कोई वैसे तो वास्को डिगामा था, फिर अल्बुकर्क, उसके बाद अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्मीडा, ये वायसराय बनकर पहली बार यहाँ पर आया था। अकबर द्वारा इलाही संवत की स्थापना कब की गई? इलाही संवत पूछा है, तो इसका आंसर होगा 1983 में, 1983 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 75, दिल्ली सल्तनत में दीवान इस्तिहाक वैसे पेंशन विभाग होता है मेरे हिसाब से, तो पेंशन के देखना पड़ेगा नीचे कौन है। दास विभाग नहीं है, सेना विभाग नहीं है,
दीवानी खैरात नहीं है, तो इसका आंसर डी है, ये होगा इसका, पेंशन विभाग था वो। क्वेश्चन नंबर 76 सही सुमेलित नहीं है, फिर से मतलब कोई गलत है इसमें देखना है। दीवानी अर्ज सेना बलबनगा है, ठीक है। दीवानी मुस्तखराज एमबीटी, यही गलत है। दीवानी मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी का है। दीवानी बंदगान फिरोज तुगलक का, ठीक है, दास विभाग। दीवानी अमीर कोई एमबीटी, तो इसका आंसर था बी। दीवानी मुस्तखराज बकाया वसूली की जांच के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। चलिए, मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 77 कौन सही सुमेलित है बताना आपने। खजुराहो मंदिर चोल, खजुराहो मंदिर चंदेलों के, ही गलत है। रथ मंदिर पल्लवों के, ये भी गलत है। एलोरा के मंदिर राष्ट्रकूटों के, ये सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पल्लवों के, ये भी गलत है, तो इसका आंसर था एलोरा। एलोरा अजंता एलोरा, एलोरा खासकर राष्ट्रकूटों का है, महाराष्ट्र में, सही है। क्वेश्चन नंबर 78 निक्ष ओलंपिया क्या है पूछा है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, गलत है। चंद्रमा पर स्थित धूल का मैदान शांति सागर, वो गलत है। नासा का मंगल मिशन, इसका आंसर है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्ष ओलंपिया। ज्योग्राफी का क्वेश्चन था सौरमंडल से। क्वेश्चन नंबर 79 फिर से ज्योग्राफी, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या पूछा हम, तो इसका आंसर होगा 181। टोटल संख्या 181 होती है। इसमें हम देखते हैं कि एक तो 0 डिग्री होगी, 90 यहाँ हो गए और 90 यहाँ हो गए, तो 90 प्लस 90 प्लस 10 डिग्री 1, यानी ये 181। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन भूपर पट्टी पर सर्वाधिक उपस्थित है, तो इसका आंसर है ऑक्सीजन सबसे ज्यादा उपस्थित है भूपर पट्टी यानी क्रस्ट पर, पृथ्वी की क्रस्ट पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, जबकि नाइट्रोजन है वायुमंडल में। पूछा क्या है, तो ये भी ध्यान रखना आपने। तो हमसे पृथ्वी की सतह पर पूछा था, तो इसके हिसाब से हम लोग अब इस पेज में जा रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज की तरफ देखते हैं कहाँ से शुरुआत है। जूगेन, फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जूगेन, यारडांग तथा इंसेलवर्ग, ये क्वेश्चन पहले इंसेलवर्ग वाला पूछा था, क्या है ये, तो पवन निर्मित स्थलाकृतियां मानी जाती हैं। कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है पूछा, हाँ जलधाराओं, लेब्राडोर अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं बहती है, ये सही है। बेंगुला अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर ठंडी है, ये भी बहती है। गल्फ स्ट्रीम, ये भी उत्तर की ओर बहती है, ये गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर। कैलिफोर्निया, ये है प्रशांत महासागर की, इसका आंसर ये है प्रशांत, इसका उत्तर है डी प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूलाभ मेघ वायुमंडल की किस परत में दिखाई देते हैं पूछा। मूलाभ मेघ ये सामान्य बादल नहीं होते, कभी कभी कंडीशन बन जाती है ऐसी, तो अगर सामान्य बादल होते तो इसका आंसर ट्रोपोस्फीयर होता, यानी क्षोभ मंडल, तो इसका आंसर होगा समताप मंडल में। समताप मंडल में कभी कभी दिखाई देते हैं मूलाभ मेघ। कौन सी जलधारा जल संधि सुमेलित नहीं है, जिब्राल्टर अफ्रीका यूरोप, बिल्कुल सही है। मकासर दक्षिणी पूर्वी एशिया, बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा है अभी। डेविस ग्रीनलैंड कनाडा, ये भी सही है दोनों। सुगारू आयरलैंड इंग्लैंड, मकासर दक्षिण पूर्वी एशिया इंडोनेशिया, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों ठीक है, तो लास्ट बची है सुगारू। सुगारू तो आयरलैंड नहीं बल्कि जापान की तरफ है, जापान यानी चीन और चीन के आसपास होगी। जापान में होकैडो द्वीप है, जो होकैडो और होंसू द्वीपों के मध्य बनती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ बहुत परिवर्तन लाती है, इसे तूफान लाने वाली कहते हैं इसे। तो इसका आंसर था डी। कौन जल संधि सुमेलित नहीं है, तो ये वाला, क्योंकि जापान में थी। चलो फिर भारतीय भूगोल का क्वेश्चन है, फिर से ज्योग्राफी की बारी चल रही। कौन सही है बताना आपने। सिपकिला सिक्किम में नहीं है, हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला, ये भी गलत है, ये सिक्किम में है। जोजिला, ये तो जम्मू में है, यानी अभी लद्दाख में होगा। तो तुजू मणिपुर, ये सही है इसका आंसर। कौन सही है, तुजू सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 असम तथा पश्चिम बंगाल की सीमा पर कौन सी नदी बहती है, जो असम और पश्चिम बंगाल की सीमा को मिलाती है, जो भी अलग करती है, तो इसका आंसर होगा संकोश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी का, फिर से सही सुमेलित कीजिए। डंकन पास या दक्कन पास, लिटिल अंडमान, इनके बीच दक्षिणी अंडमान। अच्छा, डंकन पास कहाँ है, तो लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव, ये तो गलत है, कवारत्ती और मिनिकॉय के बीच आना था। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान कार निकोबार, लिटिल अंडमान होना था, ये निकोबार है यहाँ पर, ये भी गलत हो गया। 8 डिग्री चैनल ये था आपका मिनिकॉय से मालदीव के बीच, तो ये भी गलत है, इसका आंसर है ए। सही सुमेलित करना हमने, फर्स्ट ही सही था इसका।
क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ अब हम, इनमें कौन सही सबसे सही है बताना आप। रेंगुर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, गलत है। काली मिट्टी को कहते हैं। खादर और बांगर इसे जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, ये गलत है। एंटीशोल ये जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, ये भी गलत है। करेल काली मिट्टी को कहते हैं यूपी वगैरह में, ये सही है। तो इसका आंसर था डी। क्वेश्चन नंबर 89, प्रसिद्ध कोयला उत्पादक क्षेत्र सिंगरैनी तथा यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र जादूगोड़ा कहाँ है? अलग अलग राज्य के नाम बताने। तो जादूगोड़ा तो झारखंड में है, तो झारखंड तो ठीक है। बाद में सिंगरैनी तेलंगाना, तो इसका आंसर होगा ये। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो लगभग 919। ये है भारत का शिशु लिंगानुपात। ये जनगणना से क्वेश्चन था। तो अब लास्ट पेज की तरफ जा रहे हैं हम लोग इसके। ये इसका क्वेश्चन नंबर 91 और आराम से इसे देख रहे हैं कि ये लास्ट पेज होगा इसका। 10 क्वेश्चन। कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है आपने। पनियान जनजाति केरल, चैचू और पनियान सही उत्तर है। चकमा जनजाति चकमा शरणार्थी मिजोरम वगैरह, ये गलत। अंगामी जनजाति नागालैंड मणिपुर, ये सही है। गद्दी हिमाचल, ये भी सही है। तो इसका आंसर मिला हमें चकमा। चकमा शरणार्थी वैसे मिजोरम मणिपुर के आसपास ज्यादा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोगो। ये है कंप्यूटर के क्वेश्चन। लोगो भाषा का प्रयोग किसके लिए होता है सामान्यतः? तो व्यवसाय, गणित, बच्चों की शिक्षा, ये सबसे सही होगा इनमें से। असेंबलर का उद्देश्य क्या, मतलब क्या करता है असेंबलर? असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबलर का कार्य क्या है? बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तन करना, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, और असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलना, ये सही उत्तर है इसका। असेंबलर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 क्वेश्चन है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग करते थे, मतलब प्रथम पीढ़ी में क्या प्रयोग करते थे? तो सिलिकॉन चिप, नहीं, गलत है। मैग्नेटिक डिस्क, ट्रांजिस्टर, इसका आंसर है वैक्यूम ट्यूब। पहली, निम्नलिखित में कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पूछा है? तो डेली व्हील प्रिंटर, ट्रम, लेजर प्रिंटर, इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 95 था ये। अब हम 96 की तरफ हैं। अनवरत इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अनवरत या रोलिंग प्लान किस सरकार के समय लाया गया था? रोलिंग प्लान जब पंचवर्षीय योजनाएं रोक दी गई तो वहां पर साल दर साल के लिए रोलिंग प्लान लाया गया था। ये था मोरारजी देसाई, पहली गैर कांग्रेसी सरकार के द्वारा। गिनी गुणांक का संबंध किससे है? ये मतलब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। गिनी गुणांक, इसका आंसर होना चाहिए आय वितरण की विषमता। आय वितरण की विषमता ज्ञात करने के लिए होता है। प्रति व्यक्ति आय नहीं हो सकता, सापेक्ष गरीबी, सकल घरेलू जीडीपी नहीं। इसका आंसर है आय वितरण की विषमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम 98 क्वेश्चन की तरफ हैं। तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए किसको आधार बनाया था? आय विषमता को नहीं, प्रति व्यक्ति आय को नहीं, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी नहीं, तो प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को बनाया था तेंदुलकर कमेटी ने। क्वेश्चन नंबर 99, लास्ट के 2 क्वेश्चन अब हमारे पास हैं। तो पहला, ग्रामोदय से भारतोदय योजना कब चलाई गई थी? ये डेट है थोड़ा सा डाउटफुल। 1 मई 2016, ये नहीं हो सकता डेट। 16 जनवरी 2016, 16 तो है, 2016 सब जगह। 5 अप्रैल, तो इसका आंसर होगा 14 से 24, लगभग 26 अप्रैल तक चली थी योजना। इसे ग्रामोदय से भारतोदय। और लास्ट क्वेश्चन है फिर से इकोनॉमिक्स का। इनमें से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर में शामिल नहीं है पूछा है, मतलब प्रत्यक्ष कर है। आपको प्रत्यक्ष कर बताना है। क्वेश्चन लैंग्वेज को ध्यान रखना है। प्रत्यक्ष कर बताना है, मतलब अप्रत्यक्ष और सब प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष एक नहीं है कह रहा है वो, अप्रत्यक्ष कर में शामिल नहीं है। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क, सेवा कर, व्यक्तिगत आय कर, ये होता है प्रत्यक्ष कर, ये प्रत्यक्ष कर है। तो इसका आंसर होगा डी। तो ये थे फटाफट 100 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए और आरओ एआरओ के लिए। और 17 दिसंबर को जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि गलतियां कम से कम हो, और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता उस पर बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। उसको अलग से आपको प्रिंट करके, मैंने गोला करके बाद में उससे सॉल्व करना है, समय निकालना है उसके लिए। खासकर मैथ्स और रीजनिंग में टाइम टेकिंग रहेगा, और उम्मीद है कि उत्तराखंड से अधिक क्वेश्चन बनेंगे। एक बार फिर आपके साथ अपनी बुक के साथ, ये मेरी बुक है ऑल इन वन और BS रेकुनी, उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन उत्तराखंड के प्रत्येक प्लेटफॉर्म में आप उपलब्ध है।
और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा इस बात को, और ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और इस बुक में जो खामियां रह गई हैं उसको फिर हम नेक्स्ट संस्करण में पूरी तरह से आपके सामने ला सकें, और ऑल इन वन मतलब सारी बुकों का एक कलेक्शन। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड।